हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज हम बात करेंगे प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के जो संविधान है उसके प्रस्तावना के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इस तरह का हमारा कुछ संविधान दिखता है और बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। आज से हम प्रियम्बल को या कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी जो है फॉर्मली शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है या संविधान का है वो प्रस्तावना आता है या फिर प्रियम्बल आता है। अब समझना है कि प्रियम्बल क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा आपसे वो ये भी आ सकता है कि प्रियम्बल की ये जो धारणा है प्रियम्बल की या ये जो प्रथा है प्रियम्बल लिखने की, ये कहाँ से शुरू हुई थी। तो सबसे पहले जो प्रथा है प्रियम्बल लिखने की, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू हुई थी। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में या अमेरिकी संविधान में प्रियम्बल दिया गया है और वी द पीपल करके वो शुरू होता है। ऐसे ही हमारा संविधान भी वी द पीपल, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होता है। प्रियम्बल जो टर्म है ये बेसिकली जो है प्रीफेस की तरह होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत से पहले एक जो होता है दो शब्द उनकी तरह होता है, प्रस्तावना के रूप में होता है ये। और इसमें बहुत सारी जो है चीज़ें हैं जो कि हमारा संविधान कैसा होगा या आप इस संविधान को पढ़ के क्या क्या आप मूलभूत जो आइडियाज़ हैं उनको डिराइव करेंगे, वो हमारे प्रियम्बल में दिए हुए हैं। N.A. पालखीवाला, जो कि एक बहुत बड़े लीगल ज्यूरिस्ट हैं, उनका कहना है कि प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह होता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक पॉइंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक मॉरल वैल्यूज़ हैं या फिर लीगल वैल्यूज़ हैं, वो अगर जानने हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के या संविधान के प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें प्रियम्बल की, तो भारत के जो संविधान का प्रियम्बल है या फिर जो प्रस्तावना है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के ऊपर बेस्ड है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। इसको अमेंड किया गया 42, ये सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है। क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने बार इसका अमेंडमेंट हुआ है या संशोधन हुआ है। तो हमारे प्रस्तावना का एक बार संशोधन हुआ है, उसमें 3 नए वर्ड्स डाले गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये याद रखने आपको, कभी कभी सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक याद रहता है, इसीलिए ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने। कौन कौन से 3 नए वर्ड्स डाले गए? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स जो है डाले गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है, क्या लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप वो पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ेंगे, आई एम रियली सॉरी, मुझे हिंदी में अभी नहीं पता है। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं हिंदी में आपको इसका डिक्टेशन करूँगी। तो ये कहा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो ये इंग्लिश में था। अगर इसे हिंदी में हम देखें तो हिंदी का में प्रस्तावना किस तरह का लिखा गया है, तो उसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन था। इसमें ये क्या लिखा हुआ है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं प्रियम्बल के, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल था या प्रस्तावना था।
तो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ हैं जो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से या फिर इस प्रियम्बल से ड्रॉ आउट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि 4 जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मूल कुछ चीज़ें हैं। पहला जो है, पहली बात जो प्रियम्बल कहता है या फिर प्रस्तावना कहता है, वो ये है कि हमारे संविधान की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो भारत के लोगों से, नागरिकों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया से आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अथॉरिटी जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो लोगों से आती है, भारत के नागरिकों से आती है, हम भारत के लोगों से आती है। दूसरा, नेचर क्या है हमारे स्टेट का या फिर इंडिया का नेचर क्या है, कैसा है हमारा भारत। तो हमारा जो भारत है वो एक सॉवरेन है। मतलब हमने इसको देखा था कि सॉवरेन का मतलब क्या होता है। तो हम एक संप्रभु हैं, मतलब कि अपने आप में पूर्ण हैं। हमें किसी को हम आंसरेबल नहीं है, मतलब कंट्री जो है किसी के रूल में नहीं है, संप्रभु है, स्वयं में खुद जो है प्रभुता रखती है। सोशलिस्ट हैं हम, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी हमारा स्टेट है, हमारी कंट्री समाजवादी है। सेकुलर मतलब कि हम पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य हैं। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हम लोकतंत्र की लोकतांत्रिक जो है देश हैं। और रिपब्लिक मतलब एक गणराज्य है। अब इन सभी वर्ड्स को हम इंडिविजुअली देखेंगे कि इनका क्या मीनिंग होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, दो हमने पहली चीज देखी कि अथॉरिटी कहाँ से आ रही है, लोगों से आ रही है अथॉरिटी। दूसरी चीज देखी कि हमारे इंडिया का नेचर क्या है, तो ये सारे हमको याद रखने हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये जो है हमारे नेचर हैं इंडियन स्टेट के। इनकी आप हिंदी भी देख सकते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है लोगों में जस्टिस प्रोवाइड करना। जस्टिस कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब छूट, किस चीज़ की, स्वतंत्रता। लिबर्टी में यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप मतलब विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, इनकी हमें स्वतंत्रता ग्रांट की गई है या दी गई है। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समता, समता किसकी, इक्वालिटी हमें किस किस चीज़ों की दी गई है, स्टेटस की, स्टेटस मतलब प्रतिष्ठा। और साथ साथ हमें दी गई है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को अगर हिंदी में देखें तो इसको बोला जाता है अवसर। तो अवसर और प्रतिष्ठा की हमें समता या इक्वालिटी प्रोवाइड की गई है। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारे की भावना या फिर एक बंधुता की भावना जो है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। जस्टिस में भी हमने देखा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी में हमने देखा थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। फिर इक्वालिटी में हमने देखा स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। और फ्रेटर्निटी। तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस डेट को अडॉप्ट हुआ था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन लास्ट असेंबली का सेशन हुआ था उस दिन इसको अडॉप्ट किया गया था। बट एनैक्ट इसको जो है 26 जनवरी 1950 में किया गया है। अडॉप्शन जो है 26 नवंबर 1949 में हुआ है। इस दिन जो है संविधान का जो फाइनल ड्राफ्ट था वो पूरा हो गया था, जो कि हम पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। और ये इस दिन जो है लास्ट सेशन था असेंबली का। और उस दिन जो है प्रियम्बल लिख करके इस पे जितने भी मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट थे उन सबके सिग्नेचर्स लिए गए थे। अब की वर्ड्स क्या हैं प्रियम्बल के, जो अभी अभी हमने देखे, उनकी अब हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि हर वर्ड का क्या मीनिंग है। पहला वर्ड आता है सोवरेन। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन। तो पहला जो कीवर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का वो है सोवरेन। सोवरेन का मतलब ये है कि भारत किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, भारत किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी कंट्री की डोमिनियन नहीं है। किसी भी कंट्री की डोमिनियन का मतलब होता है कि संप्रभुता इसके ऊपर किसी दूसरी कंट्री की होती है, तो ऐसा भी नहीं है। भारत अपने आप में संप्रभु है, किसी भी दूसरे नेशन के ऊपर डिपेंडेंट किसी भी कारण से नहीं है। कोई भी अथॉरिटी, कोई भी पावर भारत के ऊपर नहीं है। भारत अपने आप में फ्री है कि वो अपने खुद के अफेयर्स, अपने खुद के कार्य खुद से कर सके, खुद के डिसीजन खुद से ले सके। और ये इस सील से जो है हमारी जो भारत की सील है, मोहर है, ये जो है प्रूव करती है कि हम एक संप्रभु राज्य हैं। और संप्रभु को सॉवरेन कहा जाता है। तो सॉवरेन इंप्लाई करता है कि भारत किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, डोमिनियन नहीं है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है,
एक स्वतंत्र राज्य है, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है और खुद के जो अफेयर्स हैं, जो भी ट्रीटीज़ हैं या किसी भी तरह का कोई भी निर्णय है वो भारत स्वयं ले सकता है। सॉवरेन स्टेट का मतलब ये है कि भारत किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री की टेरिटरी एक्वायर कर सकता है या अपनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा, मतलब अपनी जो हमारी राज्य है, जो हमारा देश है, इसकी कोई भी टेरिटरी, इसका कोई भी हिस्सा, टुकड़ा किसी दूसरे राज्य को, किसी फॉरेन स्टेट को खुद दे सकता है, सीड कर सकता है, किसी के जो है मोहर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1949 में इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि हम अपनी मेंबरशिप जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में जारी रखेंगे। आज भी हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हिस्सा हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन क्या है? ब्रिटेन ने जिस जिस कंट्री के ऊपर राज्य किया था, उन सभी कंट्रीज़ का एक साथ मिल करके एक कॉमनवेल्थ बनाया हुआ है। ये एक जो है वॉलंटरी एसोसिएशन है। यहाँ पे राज्य, जैसे यूएन एक एसोसिएशन है, इसी तरह का ये एसोसिएशन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो इसमें हमारी जो भागीदारी है या हिस्सेदारी है या मेंबरशिप है, जहाँ पर जो हेड है कॉमनवेल्थ का वो ब्रिटिश होता है, ब्रिटिश क्राउन है, मतलब कि ब्रिटेन है, क्योंकि ये सारे जो राज्य हैं कॉमनवेल्थ के अंडर, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ब्रिटेन का शासन रह चुका है। तो कॉमनवेल्थ आज के डेट में एक सेकुलर फोरम है, एक इंडिपेंडेंट फोरम है और यहाँ पे वॉलंटरी एसोसिएशन है। और सिर्फ क्योंकि इसका ब्रिटेन हेड है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इन सभी स्टेट्स के ऊपर, मतलब इन सभी कंट्रीज़ के ऊपर आज भी ब्रिटेन का शासन है, ऐसा नहीं है। तो भारत ने अपना जो है डिक्लेयर किया था कि हम कंटिन्यू करेंगे पूरी मेंबरशिप कॉमनवेल्थ की, और एक्सेप्ट किया था कि ब्रिटिश क्राउन जो है हेड होगा कॉमनवेल्थ का। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये डिक्लेरेशन नहीं किया गया है, ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा डिक्लेरेशन किया गया है। और ये भारत की संप्रभुता के ऊपर, भारत की स्वतंत्रता के ऊपर किसी भी तरह का कोई आंच नहीं डालता है। इसी तरह से भारत, आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस का भी मेंबर है, बट ये भी हमारी जो सॉवरेनिटी है या संप्रभुता है, इसका हनन नहीं करता। इसी तरह से बहुत सारे रीजनल एसोसिएशंस हैं जिनका भारत एक मेंबर है, जैसे आसियान हो गया, सार्क हो गया, यूनाइटेड नेशंस हमने देख ही लिया है, और भी बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जिनका भारत मेंबर है। बट मेंबरशिप इन स्टेट्स की होने का मतलब ये नहीं है कि भारत एक स्वतंत्र एंटिटी नहीं होगा। वो सारे जो है वॉलेंट्री एसोसिएशंस हैं, उनकी मेंबरशिप हमारी जो है निर्णय लेने की क्षमता को किसी भी तरह से रोकती नहीं है या कम नहीं करती है। दूसरा जो हमारा एक की वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, वो है कि इंडिया इज़ ए सोशलिस्ट स्टेट। अब सोशलिस्ट की बात करें तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ये वर्ड नहीं था प्रियम्बल में। प्रियम्बल में उस वक्त इंडिया को एक सॉवरेन जो है कंट्री, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा गया था। आपको पता होगा कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स जो है हमने ऐड किए हैं। तो ये वर्ड जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो कि इमरजेंसी के टाइम में आया था, उसके द्वारा ये ऐड किया गया था। बट इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस वर्ड के ना होने से भी जो सोशलिस्ट वाला कंटेंट था वो पहले से ही प्रेजेंट था। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 42nd अमेंडमेंट है, एक्ट आई है, उसके बाद ही भारत एक समाजवादी राज्य बना है। उससे पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कुछ ऐसे कंटेंट थे, कुछ ऐसे प्रोविजंस थे पहले से ही मौजूद, जो कि सोशलिज्म की तरफ इशारा करते थे, जो कि हमारे समाजवादी एक कॉन्स्टिट्यूशन या समाजवादी राज्य होने का की एक भूमिका निभाते थे। अब उसमें हम बात करें स्पेशली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो भारत, मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये फंडामेंटल होती हैं गवर्नेंस के लिए। ये जो है ऐसे राइट्स हैं जो कि नॉन जस्टिशिएबल हैं और गवर्नमेंट इनको बाय लॉ इंट्रोड्यूस करेगी। तो सोशलिस्ट कंटेंट जो है पहले भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में था, प्रेजेंट था। इसी तरह से आबादी सेशन की अगर बात करें, जो कि 1955 में हुआ था, ये कांग्रेस पार्टी का सेशन था और इसमें कांग्रेस ने अपना एक गोल एस्टैब्लिश किया था कि ये एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी फॉर्म करेगा, मतलब कि एक समाजवादी तरह से हमारी जो सोसाइटी है उसको रन करने की कोशिश करेगा।
इंडिया का जो ब्रांड है सोशलिज्म का, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। अब यहाँ पे जैसे इस बार अगर आप मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, तो मेंस के क्वेश्चन में इस बार सेकुलरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया था कि किस तरह से इंडियन सेकुलरिज्म और फ्रांस का जो सेकुलरिज्म है वो अलग अलग है। उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। अभी हम बात करते हैं इंडिया के सोशलिज्म की। तो सोशलिज्म पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया का सोशलिज्म कैसा है? इंडिया का सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। मतलब कि आप अगर इसको देखें तो ये लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। यहाँ पे जो सोशलिज्म, सोशलिस्ट पार्टीज़ हैं, ये पूरी तरह से जो सोशलिज्म है ये बैक्ड बाय डेमोक्रेसी है। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में सिंगल पार्टी रूल होता है, जबकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मल्टी पार्टी रूल होता है, और जिसमें कुछ पार्टीज जो है सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करती हैं। अगर लोकतंत्र को या जनता को वो जो धारा है, विचारधारा है, वो पसंद आती है, तो वो उस पार्टी को वोट करके पावर में लेकर आती हैं। जैसा कि हमारा केरला की सरकार में आप देख सकते हैं, वो लेफ्ट रूल्ड सरकार है, समाजवादी सरकार है। इसी तरह से यूपी में भी पहले समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। तो ये जो इंडिया का सोशलिज्म है, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, लोकतंत्र के थ्रू। पार्टीज की जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिस्टिक है। साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी आइडियोलॉजी सोशलिस्टिक है, जहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है सोशलिज्म की बात करते हैं। यहाँ पे कम्युनिस्टिक सोशलिज्म की बात नहीं की जाती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। यहाँ पे जो एक सोशलिज्म है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये वैचारिक सोशलिज्म है। साथ साथ इसको जो है मिक्स्ड इकोनॉमी, हम जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अप्लाई किया जाता है। तो हमारा जो सोशलिज्म है, यहाँ पे हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिश्रित जो है इकोनॉमिक सिस्टम अप्लाई करते हैं, जहाँ पर प्राइवेट जो आपकी वो होती हैं कंपनीज और गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज, दोनों कंपनीज जो है एग्जिस्ट करती हैं। जबकि कम्युनिस्ट सोशलिज्म की बात करें तो वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिंगल पार्टी रूल होता है, और नेशनलाइजेशन किया जाता है सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन और रिवॉल्यूशन भी नेशनलाइज मैनर में होता है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरह से अबॉलिश किया जाता है। तो इंडिया इतना ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म में बिलीव नहीं करती है। इंडिया की बिलीफ है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की, और साथ साथ मल्टी पार्टी रूल की, डेमोक्रेसी की, और जो कि हमारा इसीलिए हमारा जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। गाइस प्लीज़ याद रखिएगा, इसको मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कशन किया है इसका, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। पिछले बार हमारा जो है सेकुलरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया था, इस बार सोशलिज्म के ऊपर आप आ सकता है, या वैसे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ के लिए भी आपको इसमें मदद होगी अगर आपको पता होगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तीसरा जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब हमने देखा था धर्मनिरपेक्ष। तो सेकुलर का जो टर्म है, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया था 1976 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं जो कि सेकुलरिज्म की बात करते हैं। हमने ये पिछले वाले लेक्चर में भी सेकुलर स्टेट की बात की थी, तो आप वहाँ पे सेलियन फीचर में आप जाके देख सकते हैं कि सेकुलरिज्म कैसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि हम सेकुलरिज्म की वहाँ पे बात कर चुके हैं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात कर चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हम शॉर्ट रखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है हमेशा से एक सेकुलर स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक जो एक रिलीजियस जो फ्रीडम है वो ग्रांट किया गया है, मतलब कि धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है एज पर दी फंडामेंटल राइट्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब यहाँ से क्वेश्चन आया था पिछले बार कि इंडिया के सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट वेस्ट के सेकुलरिज्म या फ्रांस के सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट से कैसे डिफरेंट है। तो अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म की बात करें, धर्मनिरपेक्षता की बात करें, तो हम जो है एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मतलब कि सभी रिलीजन्स हमारी कंट्री में इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ के इररेस्पेक्टिव हो करके सबको छूट है कि वो अपने अपने धर्म को प्रोपैगेट कर सकें, बिलीव कर सकें उसमें, और साथ साथ उसको प्रोफेस कर सकें।
सभी धर्मों का सेम स्टेटस है और सबको जो है अगर सपोर्ट मिलेगा तो सबको इक्वल सपोर्ट मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और हमारे गवर्नमेंट के तहत। जबकि एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट जो सेकुलरिज्म का होता है, वहाँ पर धर्म को बिल्कुल स्टेट से अलग रखा जाता है। तो उसको जो है हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कहते हैं, जो कि फ्रांस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में आप जो धर्म के रिलेटेड सिंबल्स हैं उनको वियर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में जूड़ी मतलब ये सर पे कोई टोपी पहनना या फिर कड़े पहनना हाथ में या फिर किसी भी तरह का रिलीजियस सिंबल वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो गया सेकुलरिज्म का। जबकि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप अपने धर्म को प्रोफेस कीजिए, जिस तरीके से आप चाहते हैं वैसे प्रोफेस कीजिए, प्रोपगेट कीजिए, और चाहे तो आप दूसरों को अपने धर्म के बारे में बता भी सकते हैं। ये इसमें कोई रोक टोक नहीं है। सभी धर्मों को सेम स्टेटस दिया गया है और सेम सपोर्ट दिया गया है कंट्री के द्वारा। तो ये होता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अब नेक्स्ट जो वर्ड हमारे प्रियम्बल में हमने देखा वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब हमने देखा था कि लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक पॉलिटी का मतलब या लोकतांत्रिक राज्य का मतलब होता है कि एक जो यहाँ पे जो सॉफ्रेनिटी है या जो पावर है, सुप्रीम पावर, वो लोगों के हाथ में होती है, आम जनता के हाथ में सुप्रीम पावर होती है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो दो तरह की डेमोक्रेसी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड में अच्छे से लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कि सीधे सीधे अगर लोग खुद से जो है चीज़ों को फॉर्म करें या खुद से अपने आप को गवर्न करें तो उसको जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी अप्लाई होती है, या स्विट्ज़रलैंड का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम है। इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। अब समझते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो भी लॉज या रूल्स बनते हैं वो डायरेक्टली लोगों से पूछ करके बनाए जाते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को यूज़ करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए चार जो है टूल्स होते हैं। रिफरेंडम, REFERENDUM है रिफरेंडम। दूसरा जो होता है वो आपका है इनिशिएटिव। तीसरा होता है रिकॉल और चौथा होता है प्लेबिसाइट। ठीक है, एक मिनट, प्लेबिसाइट। ये जो है आपके चार टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो गाइज ये आपके जो है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट, ये चार जो है टूल्स होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के या प्रत्यक्ष आपके लोकतंत्र के। तो अब अगर हम देखें, इनका मेरे को बहुत अच्छे से हिंदी के टर्म्स नहीं पता है और मुझे सर्च करने पे भी बहुत अच्छे से नहीं मिले, तो आप हिंदी वालों के लिए आई एम रियली सॉरी कि टेक्निकल टर्म्स नहीं बताएं। बट फिर भी अगर आप इनको इसमें देखेंगे, मतलब वर्ड्स आपको पता ही होंगे, ये रेफरेंडम, रिकॉल, प्लेबिसाइट और इनिशिएटिव, तो मैं इनको आपको समझा सकती हूँ कि क्या होते हैं। रेफरेंडम की अगर हम बात करें तो रेफरेंडम एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक लॉ मान लीजिए बनाई है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी भी लेजिस्लेचर ने लॉ बनाई है, वो जो है जनता के सामने रखी जाती है और उनसे पूछा जाता है उनके वोट के बारे में कि उनको ये लॉ पसंद है या नापसंद है। यस या नो की वोटिंग की जाती है, जैसे बैलेट पेपर में वोटिंग होती है वैसे इनसे पूछा जाता है। और ये एक रेगुलर प्रोसीजर है। जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो लीगली बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट को वो चीज़ फॉलो करनी होती है। आपने देखा होगा रेफरेंडम काफ़ी चर्चा में था ब्रेग्जिट के दौरान। दूसरा होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है कि अब यहाँ पे जो पहल की जाएगी, ये पहल इसको बोला जाता है, ये जो पहल की जाएगी लॉ बनाने की, ये सिटीजन्स की तरफ से आएगी। सिटीजन्स जो है किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे पर लॉ बनाने के लिए पहल करेंगे। वो मुद्दा लेकर के आएंगे, लॉज के जो प्रोसीजर्स वो चाहते हैं वो लेकर के आएंगे और फिर इसको जो है वो अपने लेजिस्लेचर में भेजेंगे या पार्लियामेंट में भेजेंगे और फिर पार्लियामेंट मेकर जो लेजिस्लेचर है हमारा, वो उस लॉ को फॉर्म करेगा। तो इसको इनिशिएटिव कहा जाता है। रिकॉल का मतलब क्या है? ये रिकॉल जो है यूजुअली डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये भी टूल है। अब वैसे इंडिया एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है, पर फिर भी इसमें मान लीजिए कोई इलेक्टेड एमपी है आपका या एमएलए है, तो एमपी या एमएलए का टर्म आपको पता है कि 5 साल का होता है। अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप जो है उसमें रिकॉल की एप्लीकेशन डाल करके सिग्नेचर्स करके उसको जो है बोलेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि उसको अपना टर्म 5 साल से पहले छोड़ना पड़ेगा। तो इसको जो है
रिकॉल कहा जाता है या वापस बुलाना। कोई भी एमपी या एमएलए उसको टर्म को कंप्लीट ना करने दिया जाए क्योंकि वो जनता की बात नहीं सुन रहा है, तो उस प्रोसीजर को रिकॉल कहा जाता है। चौथा जो प्रोसीजर है वो प्लेबिसाइट का होता है। ये रेफरेंडम यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दों पर जनता की जो एक संग्रह, जनमत का संग्रह किया जाता है, उसको हम रेफरेंडम कहते हैं। जबकि प्लेबिसाइट जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में होता है। यूजुअली ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर एक डेमोक्रेसी का ब्रेकडाउन हो चुका है या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है, और जहाँ पर लोगों से उनको पूछा जाता है कि वो किस एरिया में जाना चाहेंगे। आपने सुना होगा प्लेबिसाइट को जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस के एक रिजोल्यूशन में जो कि 21 अप्रैल 1948 में हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट कराना है, बट उसके कराने के लिए प्री कंडीशन ये रखी गई थी कि पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है वहाँ से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लेगा। क्योंकि ये फोर्सेस विड्रॉ नहीं हुई, इसलिए प्लेबिसाइट अभी भी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं कराया गया है। तो प्लेबिसाइट में जो है जनता से पूछा जाता है कि वो किस पर्टिकुलर एरिया में रहना चाहते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के टर्म में हम कह सकते हैं कि जनता से पूछा जाएगा वोट कर आके कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस तरह का अगर कोई इस तरह का कोई भी जनमत होता है तो उसको प्लेबिसाइट कहा जाता है। तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है। यहाँ पे हम जो आम नागरिक हैं, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं, और इस पार्लियामेंट से ही जो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं पार्लियामेंट में, यहाँ से एग्जीक्यूटिव ड्रॉ आउट किया जाता है। जो और साथ साथ लेजिस्लेचर भी इन हमारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जितने भी कानून हैं वो बनाए जाते हैं। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं और जो भी एक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन और लेजिस्लेटिव एक्शन, ये दोनों जो है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा किए जाते हैं। तो इसको जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब कि सबको जो है वोट करने का अधिकार है 18 साल की उम्र होने पर। फिर हमारे जो है रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, 5-5 साल में इलेक्शन होते हैं। रूल ऑफ लॉ एक और फीचर है हमारा, मतलब कि हर चीज़ कानून के तहत होती है, कानूनन होती है। इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, जुडिशरी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई भी इसके ऊपर जो है इसकी ये किसी भी तरह से एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सिटीजन्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ एनी ग्राउंड। और ये सारी चीज़ें जो है एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी का या एक डेमोक्रेट स्वतंत्र आपकी लोकतांत्रिक राज्य का के फीचर्स होते हैं, और ये सारे फीचर्स जो है इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए इंडिया को डेमोक्रेटिक पॉलिटी कहा जाता है। तो हम ये वाले पॉइंट्स याद करने हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी के। अब डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी का वर्ड है वो एक काफ़ी ब्रॉडर सेंस में यूज़ किया गया है। प्रियम्बल में जो डेमोक्रेसी का वर्ड है काफ़ी ब्रॉडर सेंस में यूज़ किया गया है। यहाँ पे बात न केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की गई है, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात की गई है। मतलब आपका सोशल रूप में और आर्थिक रूप में भी, सामाजिक और आर्थिक रूप में भी डेमोक्रेसी की या लोकतंत्र की बात की गई है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में बोले तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है ये एकदम बेस में होती है, इसके बेस में लाई करता है सोशल डेमोक्रेसी। अगर समाज में जो है एकता नहीं होगी तो पॉलिटिक्स में भी जो है वो इंडिफरेंसेस आएंगे। कुछ जो डोमिनेंट लोग होंगे उनके पास जो है ज़्यादा पावर आ जाएगी, और जो नॉन इवन इलेक्टेड होने के बाद भी जो लोग समाज में एक डेमोक्रेट जो एक डोमिनेंट लोग हैं, जो एक ऐसा ग्रुप है जो कि ज़्यादा डोमिनेट करता है, वही ग्रुप चुन के आएगा। तो ये चीज़ जो है हमारे भीमराव अंबेडकर जी का कहना था, और काफ़ी सही थी उनकी बात। और ये हमने देखा भी काफ़ी सालों तक इंडिया में ऐसा चला था, जहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक रियलिटी नहीं बन पा रही थी क्योंकि सोशल डेमोक्रेसी नहीं थी। नेक्स्ट बात पे आते हैं या नेक्स्ट टर्म पे आते हैं रिपब्लिक। तो रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, ये जो है लोगों के द्वारा चुन के आते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, इनडायरेक्टली किसी को भी इलेक्ट किया जा सकता है। तो रिपब्लिक का मतलब ये है कि यहाँ पर हमेशा जो हेड है वो इलेक्टेड होगा, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्ट हो या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट हो। रिपब्लिक मतलब गणराज्य की बात करते हैं तो गणराज्य हमारा जो है ये इंडिकेट करता है कि भारत में एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे या इलेक्टेड हेड होंगे, और उनको हम प्रेसिडेंट कहते हैं।
इंडिया के अंदर अगर प्रेसिडेंसी के इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट होता है और एक फिक्स टर्म के लिए होता है। 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को, या हमारे जो बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो वो 5 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं, या चुनाव उनको जो है चुनाव करके भेजा जाता है। रिपब्लिक के का मतलब दो मीनिंग है। पहला मीनिंग ये है कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, मतलब कि जो अगर हम बात करें कि हमारी जो संप्रभुता है, पॉलिटिकल संप्रभुता है, या फिर तो ये जो है लोगों के अंदर है। और कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक विशेष व्यक्ति जो है राजा की तरह पॉलिटिकल सॉवरेनिटी अपने हाथ में नहीं रख सकता। उसके हाथ में संप्रभुता नहीं होगी। किसी भी एक सिंगल व्यक्ति के हाथ में संप्रभुता राज्य की नहीं है। ये जो राज्य की संप्रभुता है ये लोगों के हाथ में है, और लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इलेक्टेड हेड को भेजते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर पोस्ट को 5 साल के लिए ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि हमारी कंट्री के अंदर कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है, कोई भी नोबल मैन नहीं है, कोई भी ऐसा घराना नहीं है जहाँ से किसी का इलेक्शन होके आए, जहाँ से किसी को यूज़ किया जाएगा, या फिर वही व्यक्ति जो है वो बनेगा, वही व्यक्ति जो है राज्य का नायक बनेगा। तो ऐसा नहीं है। राज्य का जो राष्ट्रपति है या हमारे राज्य का नायक है, वो किसी भी क्लास से आ सकता है, किसी भी वर्ग से आ सकता है, और सारे जो पब्लिक ऑफिसेज हैं सबके लिए ओपन हैं। कोई भी किसी भी पद पे आ सकता है, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के बीच में नहीं होगा, ऐसा रिपब्लिक में कहा जाता है। नाउ छठा जो शब्द हमने देखा प्रियम्बल में, वो है जस्टिस का, न्याय का शब्द है। तो अगर न्याय की बात करें तो जस्टिस की बात की जाती है, इसमें 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है न्याय की बात की गई है। और इसको सिक्योर भी किया गया है, बहुत सारे प्रोविजंस हमारे फंडामेंटल राइट्स के हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हैं, जिसके थ्रू हमें जस्टिस ग्रांट किया गया है। सोशल जस्टिस का मतलब है कि सबको समानता का अधिकार होगा, जैसे बिना किसी सामाजिक डिस्टिंक्शन के, जैसे कि कास्ट के या कलर या रेस या रिलीजन या जेंडर के बेसिस पे किसी भी दो लोगों के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको बोला जाता है सामाजिक न्याय। दूसरा आपका होता है इकोनॉमिक जस्टिस, या फिर आपको कहा जाता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि लोगों के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा उनके इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे, किसी की कमाई के या किसी की भी, अगर आप कहें तो किसी की भी जो भी इनकम है उसके बेसिस पे दो लोगों के बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर आप देखें तो जुडिशरी की आंखों में या न्याय की आंखों में या फिर लॉ की आंखों में दो व्यक्ति समान माने जाएंगे, चाहे वो किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हो, चाहे वो कोई कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो, सबको न्याय की दृष्टि में समान माना जाएगा। इक्वल जो है उनको मौका मिलेगा अपने गिल्ट या फिर अपनी निर्दोषता साबित करने का। ये जो कॉम्बिनेशन होता है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का, इसको ही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहा जाता है। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, तो आपको दे देंगे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिर बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव, या बोलेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक ओनली। तो आंसर आएगा आपका सोशल एंड इकोनॉमिक ओनली। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है उसका मतलब होता है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये है कि सभी नागरिकों को इक्वल पॉलिटिकल अधिकार हैं। सभी लोग जो है पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकता है, कोई भी सीएम का पद ग्रहण कर सकता है, एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। किसी के ऊपर भी कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। कुछ जो वैलिड ग्राउंड्स हैं वो काफ़ी वैलिड हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसेन है तो वो ऐसे पदों को नहीं होल्ड कर सकता। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये हुआ कि सभी सिटीजन्स को समान अधिकार हैं, बशर्ते वो कुछ जो है कुछ पर्टिकुलर जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको क्वालिफाई करते हों। जैसे कि पहली चीज़ ये है कि सभी लोग हमारी कंट्री के सिटीजन होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए। नागरिकों को समान जो है राजनीतिक अधिकार हैं। राजनीतिक न्याय इसको ही कहते हैं कि सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को इक्वल, समान रूप से राजनीतिक अगर अधिकार हैं, सभी किसी भी तरह के राजनीतिक ऑफिस को अगर वो होल्ड कर सकें, या इक्वल तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वो अपनी वॉइसेस को वो जो है कलेक्ट कर सकें, या कलेक्टिव वॉइस अगर दें, तो सबको समान अधिकार होंगे। ये जो है पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है लिबर्टी का। लिबर्टी का मतलब होता है कि
हमारे ऊपर जो है स्वतंत्रता होगी, हमारी एक्टिविटीज़ के ऊपर रोक टोक नहीं होगी और सबको जो है समान अधिकार मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए इक्वल होंगी, जिससे कि सब अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ को डेवलप कर सकें। तो प्रियम्बल कहता है कि सभी इंडिया की जो लिबर्टी है, इंडिया के अंदर जो स्वतंत्रता है, वो थॉट मतलब विचार की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ की है और वर्शिप की है। उसको हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये बात जो है की जाती है। अब लिबर्टी की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे क्या होगा कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतंत्र है, वो सही मायने में लोकतंत्र कहलाएगा अगर सबके पास जो है स्वतंत्रता हो अपने विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो ये जो है इस तरह की समता या फिर स्वतंत्रता को हम लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि जिसका जो मर्जी आएगा वही करेगा, ऐसा नहीं है। लिबर्टी को एंजॉय करने के लिए लिबर्टी जो है कुछ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में होती है, लिमिटेशंस भी होते हैं और ये लिमिटेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो आर्टिकल 19 में जो है आर्टिकल 19 से बेसिक लिबर्टीज़ आती हैं हमारी, और फंडामेंटल राइट में स्पेशली जो है आर्टिकल 19 में बहुत सारी लिबर्टीज़ हैं और उसके अलावा 15, 16, 17 में भी कुछ लिबर्टीज़ दी हुई हैं। उनमें साथ में लिमिटेशन भी दिया हुआ है कि किस अधिकार में कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो वो लिमिटेशंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड हैं और लिबर्टीज़ यूजुअली जो है फंडामेंटल राइट्स में दी गई हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड का मतलब ये हुआ कि कुछ इन पे रोक टोक की गई हैं और जो कि कानूनन ही की गई हैं, संविधान के द्वारा ही की गई हैं। तो ये रोक टोक भी संवैधानिक रोक टोक हैं। सबको जो है बिल्कुल खुली छूट नहीं दी हुई है कि जिसकी जो मर्जी आएगी वो करेगा, नहीं। सबको जो है स्वतंत्रता है, बट इस स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे के लिए प्रॉब्लम ना बने, इसीलिए लिमिटेशन दिया गया है और ये लिमिटेशन के जो सोर्सेज हैं ये भी संविधान में ही दिए गए हैं। नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो इक्वालिटी का है। इक्वालिटी का मतलब होता है कि किसी के पास भी कोई स्पेशल प्रिविलेज ना हो, कोई जो है किसी के पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो है किसी भी तरह का कोई उनको प्रिविलेज ना दिया जाए, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कोई विशेष जो है अधिकार ना हो किसी के भी पास, तो उसको इक्वालिटी कहा जाता है। और सबको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, सबके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबके पास इस चीज़ का जो है अवसर की समानता होनी चाहिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, सबके पास जो है अवसर की समता होनी चाहिए। इसको हम इक्वालिटी कहते हैं। तो प्रियम्बल का क्या कहना है? प्रियम्बल कहता है कि सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ग्रांट करता है हमारा प्रियम्बल। मतलब कि सभी सिटीजन्स को या सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की जाती है। तो स्टेटस मतलब प्रतिष्ठा और अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, इन दोनों की समानता जो है सबको प्रोवाइड की जाती है बाई प्रियम्बल। हमारा प्रियम्बल जो है 3 तरह की इक्वालिटी को, या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 3 तरह की इक्वालिटी को की बात करता है। सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। सिविक मतलब कि सोशल रूप पे, नागरिक के रूप पे सबको समान अधिकार हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब कि किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस में लड़ने के लिए या किसी भी राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ने का समान अधिकार है। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर, मतलब जहाँ पे आपने आर्टिकल 14, 15, 16 की जहाँ हम बात करते हैं कि सबको जो है इक्वालिटी है ऑफ अपॉर्चुनिटी, कोई भी चाहे तो किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब के लिए लड़ सकता है, सबको समान अधिकार दिए गए हैं। सिविक इक्वालिटी, ये जो है हमारा चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स जो है सिविक इक्वालिटी देता है। इसमें सबसे पहली इक्वालिटी है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि आर्टिकल 14 से आती है कि कानून की आंखों में सब इक्वल हैं। दूसरा हमारा जो सिविक इक्वालिटी एनफोर्स करता है वो आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 कहता है किसी के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा या भेदभाव नहीं किया जाएगा, केवल रिलीजन के ग्राउंड पे या रेस के ग्राउंड पे या कास्ट के ग्राउंड पे या सेक्स के ग्राउंड पे या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे, मतलब किसी भी इन ग्राउंड्स के बेसिस पे उनके बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा, और किसी ग्राउंड्स पे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को जो है डॉक्टर बनना है तो एक क्वालिफिकेशन डाली जा सकती है कि आपको पास जो है कम से कम MBBS की डिग्री हो, तो ये जो है एक सही तरीका डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, इसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे। ये
एक जो है डिस्टिंक्शन है जिसकी ज़रूरत है। बट वैसे जो है केवल आप रिलीजन के बेसिस पे किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे दो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तीसरा अधिकार सबको है कि सबको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 16 कहता है कि मतलब सबको जो है कानूनन अगर आपको कोई सरकारी नौकरी हासिल करनी है तो सबके पास जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, किसी को भी किसी भी तरह का रोक टोक नहीं होगी, कोई भी स्पेशली जो है किसी स्पेशल कैटेगरी में नहीं आएगा, सबको समानता का अधिकार है इसमें। फिर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी जो है सिविक इक्वालिटी क्रिएट करता है। छुआछूत का जो एक पहले भाग हुआ करता था जहाँ पर कास्ट के बेसिस पर लोगों के बीच में जो है सोशल डिस्टिंक्शंस थे, लोग एक दूसरे से के पास नहीं आते थे क्योंकि कोई पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, तो ये जो है सिविक इनइक्वालिटी क्रिएट करता था, सिविल बेसिस पर दो लोगों के बीच में इनइक्वालिटी क्रिएट करता था। तो इसको जो है एबॉलिश करके सिविक इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई है। टाइटल नहीं होगा, किसी को भी महाराज अधिराज या महाराज या किसी भी पर्टिकुलर टाइटल से नहीं बुलाया जाएगा। टाइटल से क्या होता है, सर, जैसे कि आपने इंग्लैंड में देखा होगा सर का एक टाइटल दिया जाता है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन हो गया। सर का मतलब नोबल, आप नोबल मैन हो गए, मतलब कि आप एक विशेष दर्जे में आ गए हैं। तो उस तरह के टाइटल से जो है लोगों के बीच में इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, दो लोगों के बीच में एक डिफरेंस आ जाता है स्टेटस का। वो डिफरेंस जो है इंडिया के अंदर नहीं है, क्योंकि किसी को भी किसी भी टाइटल से हम नहीं पुकार सकते हैं। नवाब का टाइटल, राजा का टाइटल, महाराज का टाइटल, ये सारे टाइटल्स जो है अबॉलिश किए जा चुके हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी का क्या मतलब है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी दो तरीके से स्टैब्लिश करता है। राजनीतिक इक्वालिटी, राजनीतिक जो है समता का अधिकार, मतलब पहला ये है कि किसी भी पर्सन को हम इनएलिजिबल नहीं कहेंगे, किसी को भी ये नहीं कहा जाएगा कि वो वोटिंग नहीं कर सकता, इलेक्टोरल रोल में कोई भी इनएलिजिबल नहीं हो सकता, केवल इस वजह से कि वो किसी रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, रेस से बिलोंग करता है, कास्ट से बिलोंग करता है या सेक्स से बिलोंग करता है। यहाँ पे आप देखिए प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग लोग आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होगा, किसी दूसरे राज्य में नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है प्लेस ऑफ बर्थ में डिस्टिंक्शन किया जा सकता है, बट रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पर दो लोगों के का नाम जो है, दो लोगों के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता। सबको जो है समान अधिकार है वोटिंग करने का या वोट देने का, ये आर्टिकल 256 में दिया हुआ है। दूसरा ये है कि लोकसभा या स्टेट असेंबली के लिए जो एक वोटिंग की जाएगी वो एडल्ट सफरेज के बेसिस पर होगी, मतलब कि मिनिमम एक एज होगी और सबको उस एज के जितने भी लोग होंगे उनको अधिकार होगा कि वो उस पर्टिकुलर एज पर जो है वोटिंग कर सकें या अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट कर सकें। तो ये हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है और ये आर्टिकल 326 में दिया गया है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहते हैं कि महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार है कि दोनों जो है अपने लाइवलीहुड के मीन्स, मतलब कि आजीविका के साधन जो है वो खोज सकें, और दोनों को अगर काम करते हैं तो इक्वल पे मिलेगा इक्वल वर्क के लिए। अगर समान काम किया है तो सबको समान जो है पैसा मिलना चाहिए। ये आर्टिकल 39 में दिया गया है। तो ये सारे आपके जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी है, ये इकोनॉमिक इक्वालिटी का पार्ट है और ये पॉलिटिकल इक्वालिटी का पार्ट है। अब हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे की भावना, बंधुत्व की भावना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आर्टिकल 51A में दी हुई है वो कहती हैं कि ये सभी नागरिकों का की ये ड्यूटी होगी कि वो अपनी रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन या सेक्शनल डाइवर्सिटी से ऊपर उठकर सबके साथ जो है बंधुत्व के साथ रह सकें। तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी में भी फ्रेटर्निटी का भाव लिखा हुआ है। उसके अलावा फ्रेटर्निटी की अगर हम बात करें, बंधुत्व की बात करें, तो इसमें दो चीज़ें कही गई हैं, दो चीज़ें सबको एश्योर की गई हैं कि सबकी डिग्निटी जो है मेंटेन रहेगी, इंडिविजुअल की डिग्निटी जो है मेंटेन रहेगी। डिग्निटी मतलब कि गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। तो बंधुत्व की भावना से क्या होता है कि व्यक्ति की गरिमा मेंटेन रहती है, और दूसरा उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो राष्ट्र है उसकी एकता और अखंडता जो है मेंटेन रहती है। तो बंधुत्व ऐसा होना चाहिए कि सबकी व्यक्ति की गरिमा रहे, साथ साथ इस देश की अखंडता या जो एकता है उसमें कोई भी आँच ना आए। इंटीग्रिटी का जो वर्ड है
ये प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। उससे पहले इंटीग्रिटी नहीं था, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ नेशन लिखा हुआ था। अब डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन लिखा हुआ है हमारे प्रियम्बल में। फ्रेटर्निटी की अगर हम बात करें तो KM मुंशी, जो कि एक मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उनका कहना था, उन्होंने जो है ये फ्रेज़ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल डाला था, और उनका कहना था कि इससे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान न केवल मटेरियल बेनिफिट करेगा लोगों का, मतलब कि न केवल जो है सामाजिक संसाधन, जो हमारे भौतिक संसाधन हैं, वो लोगों के लिए बढ़ाएगा, बल्कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप भी मेंटेन करेगा, लोकतांत्रिक सेटअप मेंटेन करेगा, जहाँ पर वो ये रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा कि हर व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात की जाती है। इसीलिए आपने सुना होगा, एक केस हुआ था जहाँ पर पहले लोग जो है सीवरेज में घुस के अपने हाथों से जो है साफ़ करते थे सीवर्स को। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बैन की है, क्योंकि ये डिग्निटी जो है इंडिविजुअल की मेंटेन नहीं रखती है। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा यहाँ पे बात की गई है, डिग्निटी को महत्व दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जहाँ पर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को अपहोल्ड किया गया है, मतलब कि व्यक्ति की गरिमा को अपहोल्ड किया गया है, क्योंकि हम ये मानते हैं, हमारे संविधान का ये मानना है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति का अपना योगदान होता है, और हर व्यक्ति इस देश की निर्माण में सहायक होता है। इसको हाईलाइट किया गया है कुछ प्रोविजंस के द्वारा, जो कि फंडामेंटल राइट्स में दिए हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए हैं, जैसे कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये भी अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल था, जिसको हटाया गया है। अनटचेबिलिटी एक बहुत ही व्यक्ति की गरिमा को गिराता है, इसीलिए व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने के लिए ये जो प्रावधान था अनटचेबिलिटी का, जो एक सोशल ईवल था अनटचेबिलिटी का, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है हटाने की कोशिश की गई है। हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यहाँ पे भी आर्टिकल 51A में भी कहा गया है कि ये लोगों की ड्यूटी होगी, लोगों का ये जो है ड्यूटी होगी कि वीमेन की डिग्निटी को मेंटेन करें, महिलाओं की गरिमा को मेंटेन करें, और साथ साथ हमारे देश की जो है अखंडता, एकता और संप्रभुता को मेंटेन करें। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि आर्टिकल 51A में आती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, प्रियम्बल की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम जो है प्रियम्बल को पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि प्रियम्बल जो है एक नॉन एनफोर्सेबल है, मतलब कि प्रियम्बल के अंदर जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो अपने आप में एनफोर्स नहीं की जा सकती, उनको एनफोर्स करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, प्रावधान बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एज सच ये एक नॉन जस्टिशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। फिर भी प्रियम्बल क्यों पढ़ा जाता है, या प्रियम्बल क्यों इम्पॉर्टेंट है। प्रियम्बल से देखिए हमें पता चलता है कि बेसिक फिलॉसफी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या ऐसे जो है मूलभूत सिद्धांत क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के या हमारे संविधान के, ये हमें प्रियम्बल से पता चलता है। फंडामेंटल वैल्यूज़ जैसे कि पॉलिटिकल, मॉरल, रिलीजियस वैल्यूज़, ये सारी जो फंडामेंटल सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं हमारे संविधान के, ये हमें प्रियम्बल से या प्रस्तावना से पता चलते हैं। इसके अलावा प्रियम्बल के अंदर जो एक नोबल विजन था, जो बहुत बड़ा एक सपना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, जो एक विजन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और हमारे फोर फादर्स का, उनकी जो ड्रीम्स थी इंडिया को लेकर के, उनकी जो एस्पिरेशंस थी इंडिया को लेकर के, जो हमारे भारत के मतलब स्वतंत्र भारत के जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनके क्या ड्रीम्स थे हमारी कंट्री के लिए, क्या एस्पिरेशंस थी, ये सारी चीज़ें हमें प्रियम्बल से पता चलती हैं। देखिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए प्रियम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें शॉर्ट में जो जो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी एक सिविल सर्वेंट के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ इस प्रियम्बल में लिखी दी हुई हैं। आप सेकुलर होने चाहिए अपने आउटलुक में, आप डेमोक्रेटिक होने चाहिए अपने आउटलुक में, आपके अंदर जस्टिस की भावना होनी चाहिए, आपके अंदर लिबर्टी होनी चाहिए थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। आप जो है इक्वालिटी की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर फ्रेटर्निटी की भावना होनी चाहिए, डिग्निटी जो है आपको मेंटेन करनी है, और कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। तो एज अ सिविल सर्वेंट जब आपसे ये क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 4 में, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या क्या आपको क्या लगता है क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए सिविल सर्वेंट्स के अंदर, इनमें से भी आप कुछ क्वालिटीज़ दे सकते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी सिविल सर्वेंट अपना काम करता है, तो एक
कॉन्स्टिट्यूशन वो सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण किताब है, वो सबसे बड़ा एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं इंडिया का, जिसको हम अपने अगर दृष्टि में रखें तो हम हमारे जो भी एक्शंस होंगे वो देश के हित में होंगे, और वो हमारे फाउंडिंग फादर्स के ड्रीम्स और उनकी जो संकल्पनाएं थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के या भारत को लेकर के, उनको हम पूर्ण कर पाएंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ड्रीम्स और एस्पिरेशंस बताता है फाउंडिंग फादर्स का, ये ग्रांड और नोबल विजन बताता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके साथ हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या कहा गया है अलग अलग लोगों के द्वारा। के एम मुंशी जी की बात करें तो उनका कहना है कि प्रियम्बल ये एक्सप्रेस करता है कि हम क्या चाहते थे और क्या क्या हमने सोचा था पहले। उसके अलावा कहा गया है, अगर हम बात करें तो सॉरी, के एम मुंशी जी ने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपका प्रियम्बल है ये हॉरोस्कोप है हमारे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। तो ये के एम मुंशी जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी अबाउट द प्रीवियस कोट। ये जो कोट है आपका, ये अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी के द्वारा कहा गया है। तो अय्यर जी के द्वारा ये कोट कहा गया है, जहाँ पे उन्होंने कहा प्रियम्बल ये एक्सप्रेस करता है जो हम सोचते थे बहुत पहले, जो हमने सोचा था या ड्रीम किया था, वो प्रियम्बल के द्वारा पूर्ण होता है। अब आपके जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, ये बहुत बड़े एक जज भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान की सोल है, आत्मा है, और ये एक पैटर्न ले डाउन करती है हमारी सोसाइटी का। उसके अलावा अगर हम बात करें सर, अगर हम बात करें बाकी लोगों की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डॉक्टर पंडित ठाकुरदास भार्गव की, तो उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन सोल और की है, प्रियम्बल सोल है, आत्मा है और चाबी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये इस तरह के कोट आ सकते हैं, किसने क्या कहा था, तो ये आप एक बार ठीक से देख लीजिएगा। अब प्रियम्बल, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से की बात करें तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रियम्बल एज सच नॉन जस्टिशिएबल होता है, मतलब कि इसको जो है लागू नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। ये एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, बहुत नोबल डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़े आइडियाज़ इसके अंदर दिए गए हैं, बट कानून की नज़रों में इसको हम लागू नहीं करा सकते हैं। बेरुबारी यूनियन का केस हुआ था 1960 का, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था साफ साफ कि प्रियम्बल जनरल पर्पस दिखाता है, क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनका क्या जनरल पर्पस है, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन से ये हम प्रियम्बल से समझ सकते हैं। और उसमें ही बैरूबारी यूनियन में ही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि प्रियम्बल एक की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड्स में झांकने के लिए चाबी है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमागों में घुस के समझना चाहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बनाना चाहते थे, तो हम प्रियम्बल को पढ़ लें तो हमें उनके दिमाग की चाबी मिल जाएगी। इसी तरह से जब हम बात करें कि कोई भी अगर मान लीजिए आर्टिकल एम्बिगुअस है, समझ नहीं आ रहा ठीक से, या फिर किसी भी आर्टिकल के एक से ज़्यादा मीनिंग है, एक से ज़्यादा अगर उसके मतलब बनते हैं, तो इंटरप्रिटेशन के लिए प्रियम्बल की मदद ली जा सकती है। इसके बावजूद जो प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस है वो ये कहा गया था कि एज सच प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बैरूबारी यूनियन में कहा गया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। बाद में जो है इस बात को जो है चेंज किया गया केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। ये जो केसेस हैं ना, स्पेसिफिकली इनको मैं अलग से डील करूँगी। फिलहाल प्रियम्बल में केशवानंद भारती केस का क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं बता रही हूँ। केस सीरीज़ एक सेपरेट सीरीज़ आएगी जिसमें हम सारे केसेस का डिस्कशन करेंगे। तो इन पे अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इन द प्रोसेस हूँ, बना रही हूँ, बहुत जल्दी वो लेक्चर्स भी आपके रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए जाएंगे। एनीवेज, केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट सुने थे और इसमें जो है ये बात की गई थी कि प्रियम्बल, ये क्वेश्चन खड़ा था क्योंकि बैरूबारी यूनियन में अगर आप देखेंगे जो कि 1960 का केस है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रियम्बल एक चाबी है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में झांकने के लिए। प्रियम्बल जो है इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, बट बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि प्रियम्बल जो है
कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये बैरूबारी यूनियन केस में कहा गया था। नया केस आया 1973 में। जब भी एक केस का जजमेंट आ गया है, उसको अगर ओवरटर्न करना होता है तो एक बड़ी बेंच का जजमेंट आता है, ठीक है। तो केशवानंद भारती की बेंच काफ़ी बड़ी थी, आई थिंक 13 जजेस की बेंच थी। बहुत बड़ा एक इसमें कानूनी जो है सवाल थे जिसके ऊपर परिचर्चा की गई थी। बहुत सारी चीज़ें केशवानंद भारती केस से निकल के आई हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो है केशवानंद भारती केस से निकल के आया है, वो एक अपने आप में अलग डिस्कशन है, उसको हम कभी और करेंगे। फिलहाल केशवानंद भारती केस में जब प्रियम्बल का क्वेश्चन आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले वाली ओपिनियन थी, बैरूबारी यूनियन वाली जो ओपिनियन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्योंकि बैरूबारी यूनियन में ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसको चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में एस्टैब्लिश किया कि प्रियम्बल जो है कानूनन कॉन्स्टिट्यूशन का या संविधान का हिस्सा है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके साथ साथ ये भी कहा गया था केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और इसको जो है रीड करना चाहिए और इंटरप्रेट करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका क्या ड्रीम थी, उनकी क्या विजन थी। तो उनकी विजन समझने के लिए प्रियम्बल को समझना और इंटरप्रेट करना ज़रूरी है। एक और केस हुआ था LIC केस, जो कि 1995 में हुआ था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के साथ कॉन्कर करते हुए, मतलब कि उसको एक्सेप्ट करते हुए ये कहा था कि प्रियम्बल जो है एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो एज ऑफ टुडे प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बैरूबारी यूनियन वाला जो एक केस था जहाँ पर बात की गई थी कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, उस जजमेंट को ओवरटर्न किया जा चुका है। वो जजमेंट प्रियम्बल के केस में वैलिड नहीं है। प्रियम्बल अब अगर हम बात करें, ये नॉन जस्टिशिएबल है। ये जो है सोर्स ऑफ पावर नहीं है लेजिस्लेचर के लिए, यहाँ से पावर प्रियम्बल से नहीं आती है। ना ही ये लेजिस्लेचर की पावर्स को प्रोहिबिट करता है, ना ही ये लेजिस्लेचर की पावर को रोकता है। ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के आप प्रियम्बल को लागू नहीं करवा सकते हैं। इसके प्रोविजंस को किसी भी लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता। कोई लॉ बनती है, ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। ऑफ कोर्स कोई लॉ बनती है जो कि इन प्रिंसिपल्स को ग्रांट करती है तो वो एप्लीकेबल होगी, बट प्रियम्बल को लागू करने के लिए हम कोई लॉ नहीं बना सकते हैं। ये नॉन जस्टिशिएबल पार्ट है। ये जो है एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि जो है पॉइंट्स हैं जो कि हमारी संविधान की में क्या क्या बातें हैं उनका एक सार बताते हैं, और साथ साथ जो एक मूलभूत सिद्धांत हैं हमारे संविधान के, उनको जो है हाईलाइट करते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की क्या विजन थी उसको जो है हमारे सामने रखते हैं। तो अगर हम इसी तरह से बात करें कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, अमेंडेबिलिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की या प्रियम्बल की, तो एक क्वेश्चन आया था कि क्या प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है। तो ये क्वेश्चन था कि क्या हम प्रियम्बल को या प्रस्तावना को अमेंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहली बार केशवानंद भारती केस में आया था 1973 में, क्योंकि आपको याद होगा कि जो अमेंडमेंट है वो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके प्रियम्बल में 3 वर्ड्स इंसर्ट किए गए थे। तो पहली बार ये जो केस केशवानंद भारती केस है, इसके सामने जो है ये क्वेश्चन आया था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, क्योंकि बैरूबारी यूनियन में ये माना गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है तो फिर हम उसको अमेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 368 का जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है। उसमें प्रियम्बल अगर हिस्सा नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया जा सकता। ये बात थी। तो केशवानंद भारती केस में जब ये कह दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है प्रियम्बल, तो जैसे हम बाकी चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं। केशवानंद भारती केस से पहले जो जजमेंट था उसमें ये आर्ग्यू किया गया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो इसी बेस पे ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। पटिशनर ने ये कहा कि जो अमेंडिंग पावर होती है आर्टिकल 368 के तहत, वो जो है डैमेज उसको यूज़ करके प्रियम्बल को डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है आपका प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। ये केवल बेसिक एलिमेंट्स बताता है या फंडामेंटल फीचर्स बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है तो आर्टिकल 368 की पावर यूज़ करके हम इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं।
तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इसको बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे हम अमेंड कर सकते हैं वैसे ही प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि बैरूबारी यूनियन में जो एक जजमेंट दिया गया था प्रियम्बल के बारे में वो गलत था, और कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है कोई भी कंडीशन सब्जेक्ट टू बेसिक फीचर। मतलब यहीं से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर आया है, मतलब कि ऐसे कोई मूलभूत सिद्धांत हैं कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको अमेंड नहीं किया जा सकता, जिनको जो है हटाया नहीं जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, उनके जो फीचर्स हैं उनको जो है डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल सेकुलरिज्म का जो फीचर है वो एक बेसिक फीचर है, आप इसको डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है इसको अमेंड किया जा सकता है, बट ये अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बेसिक फीचर को हटा दे। फॉर एग्जांपल हम सेकुलर को हटा के एक फॉर एग्जांपल लेट अस से पर्टिकुलर एक्स रिलीजियस कंट्री नहीं कर सकते हैं प्रियम्बल में, क्योंकि सेकुलरिज्म हमारा एक बेसिक फीचर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच थी या केशवानंद भारती वाली जो बेंच थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा डॉक्ट्रिन निकाला है जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर। इसमें कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं, हमारे फंडामेंटल फीचर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनको किसी भी तरह ऑल्टर या चेंज नहीं किया जा सकता किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा। आर्टिकल 368 की पावर यूज़ करके आप बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं। प्रियम्बल को एक बार अमेंड भी किया जा चुका है आफ्टर केशवानंद भारती का जो जजमेंट हुआ था उसके बाद 1976 में, तभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था अंडर प्रियम्बल को अमेंड करके 3 नए वर्ड्स डाले गए थे अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो प्रियम्बल के बारे में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे। एंड रियली गाइज मैं आपसे रियली हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर आपको प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, मेरा भी मनोबल बना रहेगा। मेरे लिए बहुत मेहनत बनती है लेक्चर्स को बनाने में और उनको रिकॉर्ड करने में। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स होते हैं कि यहाँ से टीप के डाल दिया, बट बेसिकली आप ये समझिए कि इवन दो मैंने कहीं से कॉपी किया हो, ऑब्वियसली मैं ये राइटर नहीं हूँ, मैं एक एकेडमिक राइटर नहीं हूँ, मैं सारा कंटेंट खुद से नहीं लिखूँगी, मैं बुक से और बाकी नोट्स को कॉपी करके ही नोट्स बनाऊँगी। बट जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी समझा रही हूँ, ये मेरा अपना मौलिक है, ओरिजिनल है, ये कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स करके हतोत्साहित करने की कोशिश ना करें। मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाती हूँ और मैं सारे कामों को छोड़ के आपके लिए कंटेंट बनाती हूँ। तो प्लीज़ मैं नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा देखें, बहुत कम भी अगर एक भी व्यू आता है तो भी मेरे लिए बेनिफिट है, उस एक पर्सन को शायद हेल्प होती होगी। अगर आपको पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं, मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। बट प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए वेरी गुड डे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूस